हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप कैसे हैं? तो आज हम जो सीडीपी है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। आपका बिल्कुल फ्री में, हम ना कोई किताब ना किसी कोर्स कुछ भी आपको नहीं खरीदना है, और आप 30 में से 30 लेकर आओगे। ये मेरा वायदा है। 101% लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे? जो हमने पूरी की पूरी सीरीज चला रखी है, आज 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 4 है। बस इसको देख लीजिए आप। और भाई आप यकीन करो, एक बार फिर बोल देता हूँ कि हम 30 में से 30 नंबर भाई लेके आएंगे तो लेकर आएंगे। डोंट वरी, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अपने प्लेटफॉर्म का नाम है रेमी ढूढ़ एजुकेशन और ये मेरी तस्वीर है। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 2 से आ जाओ। बस एक कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठिए और देखिए कि आपके कितने सही होते हैं। और अगर आपके 22 ठीक हो रहे हैं, 28 ठीक हो रहे हैं, या फिर आपके 6, 2, 5 ठीक हो रहे हैं, तो डोंट वरी, घबराइए मत। हम आपके लेवल को, आपके अंकों को अच्छे तरीके से उठाएंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, तो आइए। लेव वाइगोत्स्की ये एक मनोवैज्ञानिक है। तो इनके अनुसार बच्चे अपने से अधिक ज्ञान रखने वाले, ठीक है, अपने से जो अधिक ज्ञान रखता है, तो उस व्यक्ति के साथ बातचीत यदि छोटे बच्चे करते हैं तो वो किस चीज़ को का विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल आत्म केंद्रित व्यवहार, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, केवल शारीरिक अक्षमताएं रटने की आदत। देखिएगा, अगर आपको मान के चलिए आप सीडीपी का अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता भाई। ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा नहीं पता, 2-4 बातों को पता है, लेकिन आप तब भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे? कि अगर आप 2-4 बातें सीख लें। एक तो ये कि जब भी आप सीडीपी को अटैम्प्ट करें तब आपको बच्चे को सेंटर में रखना है। यह बात अच्छे प्रकार से आपको पता होनी चाहिए कि जो स्कूल होगा वो क्या करेगा, वो पाठ्यक्रम स्कूल के अनुसार नहीं बनाएगा, बच्चे को ध्यान में रखकर बनाएगा। नंबर 1 बात, जो उसका इन्वायरमेंट होगा स्कूल का, घर का या बच्चे का, वो भी बच्चे के अनुसार ही होगा। ठीक है, बच्चे को डांटना, मारना, पीटना या फिर किताबी ज्ञान, सिर्फ किताबी ज्ञान रटवाना, परिभाषाएं रटवाना, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं। जिस भी सेंटेंस में, जिस भी ऑप्शन में ये सारी चीज़ें आ गई तो आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, वो सही नहीं होगा। और केवल वर्ड जहाँ पर अभी आपको आता है वो भी आपका 99.99% आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। जैसे कि केवल अमीर बच्चों को ही अलग से पढ़ाना, केवल गरीब बच्चों को अलग से पढ़ाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो आइए, यदि कोई छोटा बच्चा है वो बड़े जो वयस्क है उससे क्या सीखेगा भाई? क्या केवल आत्म केंद्रित व्यवहार सीखेगा? देखो, केवल आ गया, उड़ा दो। केवल शारीरिक क्षमताएं सीखेगा? केवल आ गया, उड़ा दो। क्या कुछ रटने की आदत सीखेगा? उड़ा दो। बच गया क्या? उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ये संज्ञानात्मक वर्ड क्या है? आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, जो उसके सोचने की एक क्षमता है, या तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि उसके कोग्निटिव दिमाग से जुड़ी हुई है, तो वो सारी सारी आपकी चीज़ें सीखेगा बच्चा। साथ में आप भी देखिएगा कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों की प्रगति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग सबसे कम करा जाना चाहिए? तो ये आपका जो सबसे कम है, ये हम एग्जाम हॉल में नहीं देख पाते और हम फटाफट से गड़बड़ी कर देते हैं। पहली बात कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, तो भाई क्या पूछ लिया कि भाई बाल केंद्रित कक्षा है, मतलब एक बच्चों को ध्यान में रखकर कक्षा बनाई गई है, तो उसमें क्या कर रहा है? यदि अब हमें बच्चों का अब आकलन करना है तो कौन सी 4 में से विधि ऐसी है जिसका प्रयोग हमें बहुत कम करना चाहिए? तो मतलब कि एक ऑप्शन अलग मिलेगा, 3 एक जैसे मिलेंगे। तो मैं नीचे से पढ़ता हूँ कि शिक्षक के द्वारा लगातार गुणात्मक अवलोकन करना चाहिए भाई। केवल साल के अंत में होने वाली मानकीकृत पेन पेपर परीक्षा करवाई जानी चाहिए। बच्चों के काम का पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, या सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन असेसमेंट करना चाहिए। बताओ आपका क्या राइट आंसर रहेगा? कॉपी पेन पर लिखो। जिसमें देखो, शिक्षक के द्वारा लगातार गुणात्मक अवलोकन, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि जब तक अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में आगे है, कहाँ पर उसकी खामियां हैं। बच्चों के काम का पोर्टफोलियो तैयार करना, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता लग जाता है कि बच्चे जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें कैसे हैं, स्पोर्ट्स में कैसे हैं, एकेडमिक्स में कैसे हैं। सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन, देखो यहाँ पर आप गलती कर देते हो। देखो, जो सहपाठी हैं उसको हम पीर बोल देते हैं, मतलब कि एक आपके ग्रुप बना दिया बच्चों का। ठीक है, और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई तेरी यहाँ पर खामी है और तेरी ये अच्छी बात है, असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या आ गया कि केवल साल के अंत में होने वाली मानकीकृत, ठीक है, मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है। मानकीकृत हिंदी में, स्टैंडर्डाइज्ड आपका इंग्लिश में, ये एक नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पर ये आएगा इसका मतलब है कि वो ऑप्शन आपका गलत होगा, तो ये आपको यहाँ से काट देना है सीधा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम भाई आपके जो बच्चे हैं उसको ध्यान में रखकर सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। आगे आ जाओ। लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की, मतलब कि गुड बॉय नाइस गर्ल, मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इसने कितनी स्टेज बताई हैं भाई? आपकी 3, मतलब कि आपके जो लेवल हैं वो 3 बताए हैं, आगे प्रत्येक के फिर आगे 2 लेवल हैं।
ठीक है। मतलब कि लेवल की बात करें कुल 3 आगे चलकर स्टेज हो जाएंगी, कुल एक एक की 2 मान के चले तो 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएंगी। अब भाई छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ ये टैग प्राप्त करना चाहते हैं कि जो सिर्फ ये टैग प्राप्त करना चाहते हैं कि जैसे कि अच्छा यार तू तो बहुत अच्छा लड़का है, तू तो बहुत अच्छी लड़की है, तो जो ये होगा, ये मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसके साथ चले जाओगे, लेवल 2 के साथ चले जाओगे, मतलब कि आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे, कॉन्वेंशियल लेवल में। इसमें क्या है कि इस चरण में बच्चे दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, ठीक है, कि भाई तू तो बहुत अच्छा है, माता पिता की नज़रों में या फिर शिक्षकों की नज़रों में, तो तारीफ सुनने के लिए बहुत आपके प्रेरित होते हैं आप, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। वैसे लेवल कितने हैं, कुल मिलाकर 3। एक क्वेश्चन आपका एनईपी आता है भाई जो 2020 की है। वैसे अब तक कुल आपकी 3 एनईपी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, और ये आपकी पहली बार आई थी 1968 में। अब 68 को घुमा दो, कितना बन गया 86, 86 बन गया। दूसरी तब आई थी और तीसरी आई अब 2020 में। चलो देखो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित जो 360 डिग्री प्रगति कार्ड है उसकी क्या विशेषता है। मतलब कि अब आपका क्या बोला गया है कि भाई जो अब आपका सिर्फ एकेडमिक, सिर्फ पढ़ाई के लिए आप जज नहीं करे जाओगे, आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स में कैसे हैं, कल्चरल एक्टिविटी में कैसे हैं, कुल मिलाकर आपका 360 आयाम डिग्री का जो आपका प्रगति कार्ड है वो तैयार किया जाएगा। यह केवल शिक्षकों के द्वारा अंकों को दर्शाएगा, यह छात्र के केवल संज्ञानात्मक विकास तक सीमित रहेगा, यह छात्र के स्वयं मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन का एक समग्र रूप होगा, यह केवल खेल कूद से प्रदर्शन को मापेगा। तो 4 ऑप्शन में से आप किसके साथ चले जाओगे बताओ। देखो जहाँ केवल एक नेगेटिव वर्ड है ये उड़ा दो भाई, केवल एक नेगेटिव वर्ड है ये उड़ा दो, केवल एक नेगेटिव वर्ड है ये उड़ा दो, तो भाई आपको तो कुछ भी नहीं करना। जस्ट अगर आपको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड का और थोड़े से और रूल का पता हो तो आप सीडीपी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, और यही हमारा टारगेट है। 30 में से 30 लेकर आएंगे, 101% लेकर आएंगे, ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे। अच्छा इसमें है क्या, इसमें भाई देखो आपका 360 आयामिक, ठीक है, मतलब कि आपका आपके दोस्त भी अगर आपको मूल्यांकन कर सकते हैं, शिक्षक भी आपका मूल्यांकन कर सकता है, और आपका हर एक प्रकार का, केवल ये नहीं कि भाई आपका एकेडमिक में या फिर खेलों में कैसे हैं वही आपका जज नहीं, हर एक प्रकार से। आगे आ जाओ। इनमें से कौन सी रणनीति एक शिक्षिका को अपनी क्लास में विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को शामिल करने में मदद करेगी। मतलब कि मान के चलिए कि आप दिल्ली से हैं, आप दिल्ली में पढ़ते हो भाई, और कुछ बिहार से बच्चे आए हुए हैं और कुछ आपके साउथ इंडिया से आए हुए हैं। अब देखो उनका कल्चर अलग है, बिहार का दिल्ली का भी अलग है और साउथ इंडिया का भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। तो अगर आप एक ही स्कूल में बैठे हो तो एक शिक्षक या एक शिक्षिका, एक मैडम को क्या करना चाहिए कि आप आसानी से पढ़ सकें। तो एक बार ऑप्शन पढ़ता हूँ कि सभी बच्चों के लिए एक जैसा और कठोर पाठ्यक्रम लागू कर देना चाहिए, बच्चों के अनुभवों की विविधता और को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए, कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले बच्चों को कक्षा के अंत में बैठाना चाहिए, केवल अंग्रेजी मीडियम का उपयोग करना चाहिए। बताओ भाई 4 ऑप्शन में से आप किसके साथ चले जाओगे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो नेगेटिव वर्ड है, एक तो केवल, केवल कहाँ है, केवल है इसके अंदर, अब की बार केवल, हाँ ये आ गया लास्ट में, तो केवल ये तो एक बार आप ऑप्शन उड़ाओ कम से कम, पहले एक ऑप्शन तो उड़े अपना, ये वाला जो केवल है ये उड़ा दो भाई। हम ऑप्शन डी को हमने उड़ा दिया, तो ए बी सी बच गए, क्योंकि केवल अंग्रेजी मीडियम का प्रयोग भाई फिर साउथ इंडिया वाले तो चलो समझ भी लेंगे, बिहार वाले कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। सभी बच्चों के लिए एक जैसा, ये तो ठीक है, लेकिन कठोर पाठ्यक्रम, कठोर नहीं, यहाँ पर लचीला पाठ्यक्रम आएगा, क्योंकि कठोर एक नेगेटिव वर्ड है। यदि आपने कठोर आपका फ्लेक्सिबल नहीं दिया, लचीला नहीं दिया, तो कठोर में तो बच्चे वैसे ही आपके परेशान हो जाएंगे, गलत वर्ड है, तो ऑप्शन ए भी काट दिया। और देखो कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले बच्चों को कक्षा के अंत में बिठाना है, क्यों बिठाना भाई कक्षा के अंत में, ऐसा नहीं होता, फिर तो आप भेदभाव कर रहे हैं, और भेदभाव ही तो हमें नहीं करना बच्चे के साथ। तो ऑप्शन बी बच गया कि भाई जो उनके अनुभव हैं, कि आप बिहार से हैं तो आपके अनुभव बताइए, साउथ इंडिया से हैं, दिल्ली से, तो आपके अनुभव बताइए, और उनको कक्षाओं में डिस्कस भी करना, ठीक है। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको भेदभाव नहीं करना, भेदभाव रहित आपको शिक्षाएं देनी है, बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ। देखो सृजनात्मकता मतलब कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को छात्रों को किस प्रकार के कार्य देने चाहिए, ठीक है, मतलब क्रिएटिव कार्य बच्चे कर सकें। तो इन 4 में से आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके केवल एक निश्चित उत्तर हो। क्या इसमें कोई क्रिएटिविटी है, जैसे कि यहाँ पर एक बहुविकल्पीय प्रश्न है ये 97 कि ये आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ही आंसर राइट मिलेगा, बाकी 3 गलत मिलेंगे, क्या ये कोई इसमें क्रिएटिविटी है।
मुक्त ओपन एंडेड क्वेश्चन जो विभिन्न दिशाओं में सोचने को प्रेरित करें। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को हूबहू मतलब कि नकल करना, अत्यधिक कठिन और सजा से डर वाले क्वेश्चन देना। तो चार ऑप्शन में से आप किसके साथ चले जाओगे, बताओ एक बार। देखो, कठिन एक नेगेटिव वर्ड है, काट दो भाई, ठीक है। और इसमें से पाठ्य पुस्तक, अच्छा, जो नकल करना या किसी की कॉपी हूबहू, ठीक है, ये करना, ये भी गलत बात है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे ये हैं, इसमें केवल एक ही निश्चित उत्तर हो, इसमें क्या क्रिएटिविटी है? इसमें कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, बल्कि इसमें ठीक है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जो विभिन्न दिशाओं में सोचने को प्रेरित करे। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई जो पानी का, हम पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये पानी वेस्ट क्यों हो रहा है, तो इसमें एक बच्चा खुलकर सोचेगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब आपको उसी आंसर के साथ जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। हम 30 में से 30 लेकर आएंगे, बस आपको बच्चे को सेंटर में रखना है। और ये बार 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 आपके दिमाग दिल को ये संकेत दे दो कि जो बच्चे के लिए सही है उसी के साथ आप चले जाओगे। नेगेटिव वर्ड में वैसे एक दिन करवाऊंगा भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन, इनमें से किस दार्शनिक विचार पर आधारित है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी समावेशी शिक्षा है उसका मूल कोर प्रिंसिपल क्या है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। अच्छा, समावेशी शिक्षा क्या होती है कि सबके लिए समान आवे, समान आवे। देखो, समान, ठीक है, समान मतलब कि एक जैसा। बच्चा अमीर है, गरीब है, किसी भी बैकग्राउंड का है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई, एक ही क्लास के अंदर बिठाया जाएगा। तो सबके लिए समान आवे, समान कक्षा। इसमें पढ़ता हूँ कि यह आपका कौन सा किस प्रिंसिपल के ऊपर है कि बस सभी के लिए समान कक्षा होनी चाहिए। आपका ये किसके ऊपर बेस्ड है? केवल दया और सहानुभूति की भावना पर, समता और सभी बच्चों के मानवाधिकार के सम्मान पर, बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, केवल व्यावसायिक लाभ कमाने के आधार पर। चार ऑप्शन में से आप किसके साथ चले जाओगे, बताओ एक बार। तो शुरू में हम नेगेटिव वर्ड से काटेंगे। केवल आ गया तो इसको उड़ा दो। देखो, आर्थिक स्थिति को हम यदि जज कर रहे हैं तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, इसको हटा दो। केवल आ गया तो इसको हटा दो। ऑप्शन बी बच गया कि भाई समता और सभी बच्चों के मानवाधिकार, इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स के सम्मान। ये सम्मान कौन सा है भाई? ये सम्मान एक जैसा नहीं है, उनका सम्मान करना, ठीक है, उनकी इज्जत रखना, ठीक है। तो उस पर हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। समावेशी कक्षा, एक समान सभी बच्चों को एक ही जैसी शिक्षा प्रोवाइड करवाना, ठीक है। आगे आ जाओ। अब भाषा और विचार के संबंध में जीन पियाजे का क्या मानना था, ठीक है भाई। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जीन पियाजे, जिन लोगों को नहीं पता ध्यान से सुन लेना। भाषा मतलब कि आपकी लैंग्वेज, और विचार मतलब कि थॉट। मतलब कि या तो आपकी थॉट पहले आई है फिर आपकी भाषा बनती है, या पहले आपकी लैंग्वेज आ गई फिर आपकी थॉट आएगी। तो ये दो इसमें से जो जीन पियाजे हैं किसके साथ चले जाएंगे, देखते हैं। भाषा पूरी तरह से विचार से स्वतंत्र होती है, मतलब कि आपकी जो लैंग्वेज है और जो आपके थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा जीन पियाजे बोलते हैं। या फिर विचार पहले आता है, मतलब कि थॉट पहले आ गई, और भाषा का निर्धारण करता है, मतलब भाषा बाद में आएगी। पहले भाषा आती है और विचार बाद में आते हैं। भाषा और विचार दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बताओ इसमें आप किसके साथ चले जाओगे? अगर आपको ना भी पता हो तो आप क्या करोगे? पूरी तरह स्वतंत्र है और आपस में कोई संबंध नहीं है, ये दो तो आप वैसे एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि भाषा पहले आई है या फिर विचार पहले आया है, बात तो यही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे से बंधे हुए हैं और दोनों का आपस में कोई रिलेशन होता नहीं। मतलब ये तो बात एक ही बोल दी स्वतंत्र है, तो ऑप्शन ए और डी तो एलिमिनेट कर दो। ये क्या बोलते हैं कि पहले आपकी थॉट आती है, ठीक है, फिर आपकी लैंग्वेज बनती है। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले आपका थॉट आता है। आप मान के चलिए कि अभी आपके दिमाग में एक थॉट आ गया, कोई भी थॉट हो सकता है। मान के चलिए कि आपका ये आ गया कि भाई यदि मैं सी-टेट पास कर लेता हूँ रैमी ढूढ़ सर से पढ़कर, तो यार 30 में से 30 बिल्कुल फ्री में लेकर आ सकता हूँ मैं। तो फिर आपकी बाद में लैंग्वेज आएगी, जो आपने पूरा सोचा उसको अगर आप डिकोड करके आप लिखोगे फिर आपकी पूरी एक लैंग्वेज आएगी। ऐसा जीन पियाजे बोलते हैं भाई। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे कि पहले थॉट आता है बस, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे है साहब आपका अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका कि अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग के लिए आंकलन, देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक है असेसमेंट हैज लर्निंग, एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए? जो आपका भाई असेसमेंट होगा, ठीक है, किसके लिए? आपका लर्निंग के लिए। उसका मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए कि छात्रों को पास या फेल के रूप में अलग अलग बांट देना चाहिए, आपका विभिन्न स्कूलों के छात्रों के बीच अंकों की तुलना करना चाहिए, केवल जो सत्र है या वर्ष है उसके अंत में ग्रेड शीट तैयार करना, या फिर यह समझना कि छात्र कैसे सीख रहे हैं, उनकी समझ को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक देना। तो बताओ
आपका लिखो क्या राइट आंसर होगा। देखो केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड है, उठा दो। तुलना करना, प्रतिस्पर्धा करना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है भाई, ठीक है, इसको भी आप देखो। कैटेगरी में अलग अलग सेपरेशन करना, फैल पास में, ऊंच नीच में, ये भी। तो आपका ऑप्शन बी बच गया। वैसे अगर आपको नहीं भी पता, अगर आप कभी भी सीडीपी में तुक्का मारो तो आप उस ऑप्शन के साथ चले जाइएगा जो सबसे लंबा है, ठीक है, जो सबसे लंबा उत्तर है वो। आगे आ जाओ, ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था, हमने देख लिया। अच्छा देखो, जो आपका ये है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका एक रचनात्मक, जिसको हम दो प्रकार के होते हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव। इसको हम फॉर्मेटिव बोलेंगे क्योंकि इसका क्या उद्देश्य है कि रैंकिंग देना नहीं, बल्कि शिक्षण के दौरान ही बच्चों की कमियों को पहचान कर सुधार करना। दो चीज़ हैं, एक आपका एफ फॉर्मेटिव, एक है समेटिव एस। देखो पहले कौन सा आ गया, एफ, बाद में आएगा समेटिव। तो बाद में अगर आता है तो साल के जो आखिरी में, मतलब जो साल के जब साल खत्म होगा, जैसे आप +1 में हैं और यदि आपने +1 कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो जो आपके लास्ट में एग्जाम होंगे तो तब होगा आपका समेटिव, लास्ट वाला। और जो आपका बीच बीच में चलता रहेगा, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं अभी वीडियो में मैं आपसे रोक के पूछूँ कि हाँ हाँ आप मुझे बताइए, तो जब भी हम क्लास में पढ़ते हैं टीचर बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई रोल नंबर 62 या फिर इस बेंच वाला या फिर जो आपसे पीछे बैठा है वो बताओ, तो वो आपका साथ के साथ चल रहा है कि इसने कितना सीखा कितने नहीं सीखा। मतलब कि वो तो आज की बात है, वो तो पहले आएगी, तो पहले फॉर्मेटिव, लास्ट में समेटिव, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ। देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है एनसीएफ, ठीक है, मतलब कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कब की बात है, 2005 की। और ये आपका डायरेक्ट डेट भी पूछी गई थी कि भाई कब आया, तो 2005 में आया था, डेट को याद रखिएगा। इसके अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, बताओ भाई, जो एक शिक्षक है, जो एक टीचर है, उसका वो किस प्रकार का होना चाहिए। एक सत्तावादी और कठोर प्रशासक की तरह, केवल ज्ञान का स्थानांतरण करने वाला, एक सुविधादाता या सुगमकर्ता, केवल परीक्षा के परिणाम पर नजर रखने वाला। बताओ आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। देखो केवल जहाँ पर आता है ये वर्ड निकाल दो, केवल, और जहाँ पर कठोर है, तुलना है, ये सारे वर्ड निकाल दो। या भी केवल आ गया तो बच गया क्या, एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर, एक सुगम करता, मतलब कि जो पूरे, जैसे कि अब सीडीपी है तो मेरा क्या काम है कि इसको मैंने क्वेश्चन उठा के आप तक बिल्कुल सुविधापूर्वक और बिल्कुल सरलता से सुगम करता, ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, जो कोई एक दो कठिन वर्ड है उसको और काफ़ी बारीकी से तोड़ के आप तक उस लेवल पर पहुंचाना, ये मेरा काम है, ठीक है, यही एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे। शिक्षक का कभी भी यह काम नहीं होता मेरे प्यारे दोस्त कि भाई वो आपका बच्चों को मारे पीटे या दंड दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, या फिर रटवाए, या परिभाषाएं डायरेक्ट रटवाए, या किताब हूबहू रटवाए, या पाठ्यक्रम खुद के अनुसार तैयार करवाए, या फिर समय की बचत करवाए। ये जहाँ पर आप ये तमाम प्रकार के वर्ड देखोगे तो वो सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं। विकास की दिशा के संदर्भ में शीर्षगामी सिद्धांत आपका क्या बताता है। देखो आप वैसे इंग्लिश में भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप याद रखिएगा साथ के साथ, शीर्ष आ गया, ठीक है। अच्छा जो विकास है आपका, जैसे आपकी हाइट बढ़ना, ठीक है, और आपका मतलब ये आपका दो प्रकार से होता है। जब आपका शरीर है, ठीक है, वो आपका दो प्रकार से विकसित होता है। कैसे होगा, एक तो भाई जो आपका जहाँ पर शीर्ष आ गया, शीर्षगामी, मतलब कि पहले सिर आएगा, तो शीर्ष आ गया मतलब कि पहले सिर, तो बस इसमें सिर वर्ड को पकड़ लीजिए कि भाई सिर से चलेगा और आपका पाँव तक होगा शीर्षगामी। पहले शीर्ष आ गया तो ऊपर सिर आएगा भाई, और नीचे आपका पैर आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो विकास केंद्र, केंद्र को तो हटाई दो, विकास पैर से सिर की ओर, देखिए उल्टा हो गया, देखो पैर से सिर की ओर नहीं, पहले क्या आएगा सिर से, तो पहले आपका आएगा सिर, ठीक है, तो सिर से पैर की ओर, ये बिल्कुल हेड टू टोए, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। हिंदी में ध्यान रखो, शीर्षगामी, इसमें पहले सिर आ गया तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी पहले सिर आएगा कि भाई आपका जो विकास है वो कैसे होगा साहब, आपका सिर से पाँव की तरफ। जो दूसरा है वो आपका कैसे रहेगा, आपका जो सेंटर है, बच्चे का जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर से आपका बाहर की ओर, मतलब कि जो आपकी फिंगर हैं, जो उंगलियां हैं, वहाँ तक बिल्कुल लास्ट में पहुँचेगा। अगर क्वेश्चन होगा उसके ऊपर तो वो भी देखेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे है आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि के संदर्भ में, मतलब कि इंटेलिजेंस इंग्लिश में बोल देते हैं, तो बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है। चलिए एक बार देखते हैं। बुद्धि केवल एकल और अपरिवर्तनीय क्षमता है। बुद्धि वातावरण से प्रभावित नहीं होती। बुद्धि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें कई जटिल क्षमताएं हैं। बुद्धि को केवल कागज पेंसिल टेस्ट से ही पूरी तरह मापा जा सकता है। तो बताओ आप किसके साथ चले जाओगे। देखो
हम किसके साथ चले जाएंगे भाई, देखो इसमें केवल वर्ड आ गया, तो निकाल दो भाई, ठीक है। केवल कागज पेन पेंसिल अगर कोई लिख कर बता सकता है कि उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस आईक्यू कितना है, तो भाई ये तो फेयर नहीं है, गलत बात है। बुद्धि केवल एकल और अपरिवर्तनीय, क्या कोई बदल नहीं सकता, क्या वो फिक्स ही है, नहीं भाई। और एकल ही है, तो आपका केवल आ गया, ये भी निकाल दो। बच गया आपका बी और सी। यहाँ पर क्या दे दिया, जटिल अक्षमताएं। यहाँ पर जटिल पाठ्यक्रम देता तो एक अलग बात थी, लेकिन जटिल अक्षमताएं दे दी। यहाँ पर बुद्धि वातावरण से प्रभावित नहीं होती, क्या नहीं होती, आपको लगता है जो आपके आसपास का माहौल होता है, इन्वायरमेंट, उससे प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल होती है भाई। तो ये तो आपका गलत हो गया, आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, सी ही दिया है, ठीक है। जिसमें जटिल क्षमताएं हैं वो आपका एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पर नहीं है। कभी आप ये सोचो कि साहब ये तो नेगेटिव वर्ड है। ये आपका जो हार्वर्ड गार्डनर है, इसने 8 प्रकार की बताई थी कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है, तो बहुआयामी, ठीक है, तो इसने बताया था। आगे आ जाओ, देखो प्रगतिशील शिक्षा मतलब कि आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो लगातार प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। इसमें करके सीखना मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब कि एक क्लास है, प्रगतिशील शिक्षा एक क्लास है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं। जैसे कि एक कुछ साइंस की क्लास है और उसमें बता दिया है कि भाई मोटर कैसे काम करती है। अब बच्चों के पास छोटी छोटी मोटर हैं और वो मोटर वो खुद से सीख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रही है, ठीक है, इसमें कौन सा लोड लगता है। तो अब जो ये बच्चे सीख रहे हैं, तो ये आपका महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसमें कक्षा में शोर शराबा कम होता है, इसलिए या बच्चे रटने में मदद करता है, या इसमें शिक्षक का काम पूरी तरह समाप्त हो जाता है, या फिर बच्चों को व्यवहारिक अनुभव देता है जिससे बच्चों की समझ गहरी हो जाती है। बताओ किस ऑप्शन के साथ आप चले जाओगे। ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे भाई, जाहिर सी बात है, बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज से सीख रहे हैं और उसमें बच्चों की समझ बढ़ेगी। देखो यहाँ पर क्या बोल दिया कि शिक्षक का काम पूरी तरह समाप्त हो गया, नेगेटिव वर्ड है रटना, और भाई शोर शराबा कम हो, इस वजह से हम थोड़ी ये करेंगे। तो आगे आ जाओ, इनमें से कौन सा विकार गामक कौशल, मोटर स्किल जैसे कि लिखना, बटन बंद करना, या फिर आपका गेंद पकड़ना, इसमें इसकी कमी से संबंधित है, बताइए एक बार। देखो कुछ विकार हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपका सीडीपी के अंदर, ठीक है। मतलब कि यदि कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता कुछ भी चीज़, तो उसको हम डिसकैलकुलिया बोल देते हैं। क्या यहाँ पे डिसकैलकुलिया यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है जो आपके लिखने से संबंधित, ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, जैसे हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ के नीचे हम लिखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं, तो जो भी आप लिखेंगे तो बस ये बात ध्यान रखिएगा कि उसने ग्राफ को देख कर लिखा है। तो ग्राफ कहाँ पर आ गया, ये आ गया डिसग्राफिया। जो बच्चे लिख नहीं पाते तो आपका डिसग्राफिया हो गया, ठीक है। तो डिसप्रैक्सिया, देखो प्रैक्सिया, प्रैक्स में क्या आ गया आपका, प्रैक्स में प्रेस, और प्रेस को आप क्या करोगे, हाथों से पकड़ोगे। और यहाँ पर भी तो बटन बंद करना आप हाथ से करेंगे, लिखना पेन हाथ से पकड़ेंगे, गेंद पकड़ना हाथ से पकड़ेंगे, मतलब कि डिसलेक्सिया। आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे, डिसलेक्सिया। देखो लैक, डिसलैक, लैक कर रहा है बच्चा, कहाँ पर लैक करता है, जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हम कई बार अटक जाते हैं, मतलब हम लैक कर रहे हैं। तो भाई जब कुछ चीज़ आपके सामने ये भी डाल देगा, हो सकता है कि भाई 4 पंक्तियाँ हैं, रोहन उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, या उसकी वर्तनी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप किसके साथ चले जाओगे कि वो बच्चा पढ़ने में, रोहन पढ़ने में लैक कर रहा है, तो डिसलैक्सिया, ठीक है। चलो इसका जो प्रेस था हमने देख लिया, डिसप्रैक्सिया। चलिए एक बार जो आपके 15 क्वेश्चन और बचते हैं वो भी करेंगे। एक बार देखो कि भाई जो भी नए कैंडिडेट हैं एक बार लाइक कर दो, क्योंकि यार आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सच बताता हूँ मैं। जैसे आप मेरी वीडियो का वेट करते हो, मैं आपके लाइक का वेट करता हूँ। देखो सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है करना, लेकिन उससे भी ज़रूरी है घंटी दबाना, ठीक है, क्योंकि घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता बिना ऑल पर सेलेक्ट करे, तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। क्लास अगर एक भी मिस हो गई तो भाई आपके 30 से 28 नंबर भी रह जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अगर फ्री कंटेंट मिल रहा है तो क्यों किसी को कोई छोड़े, नहीं छोड़ना किसी को, फ्री में लो भाई। शेयर ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ एक कर दीजिएगा, ठीक है। और भाई जो टेलीग्राम है रेमी ढूढ़ एजुकेशन, ऐसा आपने लिखना है टेलीग्राम पर जाकर, ना लिख पाओ तो नीचे टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से देख लेना। और ये अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। चलो भाई अगले, ये तो हमने देख लिया था। देखो आगे है कि विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा बड़ा नाम रहेगा, इस वजह से आपको हिंदी में ध्यान रख लेना है, वैसे आप इंग्लिश में भी ध्यान रख सकते हो। जो ये सिद्धांत है इसके अनुसार बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। देखो इसमें आ गया दूराभिमुख, मुख का क्या मतलब होता है,
ठीक है, मान के चलिए आपका मुख है, और दूरा, देखो यहाँ पर समीप और दूरा, पहले समीप और दूरा, मतलब पहले तो समीप है कोई चीज़, फिर वो दूर चलेगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो विकास कौन सा होगा जिसमें पहले समीप है फिर आपका दूर चीज़ें चली जाती हैं, वो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? बस आपको देखो समीप और दूराभिमुख, इस वर्ड को पकड़ लेना है। मतलब कि आपके सेंटर में था पहले, ठीक है, और फिर आराम आराम से सेंटर से बाहर चला गया, मतलब कि शरीर के केंद्र में था पहले, फिर बाहर चला गया, ठीक है। सेंटर टू आपका जो बाहर है, पेरिफेरी, ठीक है, इसको हम केंद्र से आपका बाहर ये बोलेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में आप प्रोक्सी मोडिस्टिल इसको बोल देते हैं, लेकिन आप हिंदी में ध्यान रखिएगा तो बेटर रहेगा। आगे आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे अपनी सोच को विनियमित करने के लिए स्वयं से जोर जोर से बातें करते हैं तो प्याजे ने इस व्यवहार को क्या नाम दिया? बताओ भाई। देखो इसमें क्या बात बोल देगी, स्वयं से मतलब कि खुद से जोर जोर से बातें कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो वो आपका सामाजिक वोक होगा क्या, आत्म केंद्रित वोक होगा क्या, निजी वोक होगा क्या, या आंतरिक संवाद होगा क्या? बताओ चार में से आपका क्या रहेगा? बताओ भाई फटाफट बताओ जो आपका राइट आंसर है। देखो समाज के साथ बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो खुद से बात करें तो ये तो कट ही जाएगा भाई। और यहाँ पर आंतरिक संवाद, क्या वो किसी आंतरिक संवाद, संवाद क्या मतलब होता है? बातचीत। क्या वो कुछ बातचीत कर रहे हैं? नहीं, वो खुद के साथ ही बोल रहे हैं बस, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। तो या तो आपका ऑप्शन बी आएगा या फिर आपका ऑप्शन सी आएगा, मतलब दो ऑप्शन तो आपने वैसे ही हटा दिए। तो जब बच्चे खुद से बार 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 खुद के अंदर ही बोल रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे भाई, ठीक है। और इसमें क्या बोल दिया कि भाई आत्म केंद्रित वोक, मतलब कि इसमें निजी वोक, ठीक है, कहकर बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी मानते हैं। ये देखो इसी प्रकार की अगर बात पूछे, ये यहाँ पर पूछ लिया आपका लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की इसे निजी वो कहते हैं सेम चीज़ को, लेकिन यहाँ पर अब प्याजे क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रित। मतलब कि आपसे आगे ये वर्ड भी पूछ लेगा, अगर ध्यान में अगर आपको रखना है कि भाई जो वाइगोत्स्की है उससे जुड़ा हुआ कौन सा शब्द है, तो ये इन दोनों में आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है कि वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की साहब आपका निजी भाषण रहेगा, और जो दूसरा बच गया उसके साथ आप आत्म केंद्रित मतलब कि जो आपका ये है वाइगोत्स्की है, सॉरी जो वाइगोत्स्की है, आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। मैं खुद कन्फ्यूज हो गया, माफ़ी चाहूँगा। देखिए इसके लिए ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या बनेगी? दो मनोवैज्ञानिक हैं, एक आपका वाइगोत्स्की, दूसरा आपका जीन पियाजे। जब आप जीन पियाजे लिखते हैं, जीन पियाजे, एक आपने पियाजे लिख लिया, एक आपने वाइगोत्स्की लिख लिया, अब बताओ कि इनमें से बड़ा नाम कौन सा है? लिख जब हम देखते हैं तो ये लग रहा है हमें तो, और यहाँ पर दोनों में से बड़ा नाम कौन सा है? बताओ, ईगोसेंट्रिक या फिर आपका प्राइवेट? तो आप बोलोगे कि आप ईगोसेंट्रिक, मतलब कि बी आ गया, तो भाई बड़ा नाम बड़े के साथ जाएगा, छोटा नाम छोटे के साथ चला जाएगा। बात दोनों ने एक ही बोली है कि बच्चे जब खुद से बात करते हैं तो वाइगोत्स्की किस चीज़ को बोल देते हैं? ईगोसेंट्रिक, और आपका जो दूसरा मनोवैज्ञानिक बच गया तो वो क्या बोल देगा? आपका प्याजे, ठीक है, प्याजे क्या बोल देगा? आत्म केंद्रित। एक मिनट भाई देखते हैं दोबारा से, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि वाइगोत्स्की ने इसे निजी वो कहा है, ठीक है, वाइगोत्स्की ने, और ऊपर किससे पूछ लिया? वाइगोत्स्की का ही पूछा है। देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे अपनी सोच को विनियमित करने के लिए स्वयं से खुद से जोर जोर से बातें करते हैं, ठीक है, तो प्याजे के अनुसार व्यवहार। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको आपने दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। क्या कि जो आपका वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे जब बार 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 खुद से बात करते हैं, ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या होगा, लेकिन प्याजे ने सेम इसी कंसेप्ट को क्या बोल दिया? बात ये पूछी है बस, ठीक है। तो अब आप देखो कि भाई प्याजे ने क्या बात बोली है, तो वाइगोत्स्की ने इसको क्या बोल दिया? निजी वोक बोल दिया, ठीक है, और प्याजे ने इसको क्या बोला? आत्म केंद्रित वोक बोला है, ठीक है। इसी वजह से इसका उत्तर आत्म केंद्रित वोक आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसमें लास्ट में इसने जीन पियाजे पूछ लिया, ठीक है। और इसी प्रकार से हम क्या कर देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में भी गलतियां कर देते हैं भाई। एग्ज़ाम हॉल से बाहर आप कितनी भी गलतियां कर लो, वहां पर गलतियां मत करो। तो अब इसकी दोबारा से ट्रिक बनाते हैं। जो जीन पियाजे है उसने क्या बोल दिया? आपका आत्म केंद्रित, और जो आपका वाइगोत्स्की है उसने क्या बोल दिया? प्राइवेट भाषण। मतलब कि उल्टा का सुल्टा कर दो, बड़ा नाम छोटे के साथ चला जाएगा, छोटा बड़े के साथ चला जाएगा भाई, ठीक है। प्याजे, प्याजे में एक वर्ड आ गया प्याज,
और भाई प्याज के एक बार रेट इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत ये हकीकत है कि जिसके प्याज बचा था भाई वो ईगो में आ गया कि भाई मैं तो बहुत महंगे रेट में बेचूंगा। ठीक है, ये हकीकत भी है, आप पूछ के देखिएगा। प्याज वाला ईगो के अंदर आ गया था। ठीक है, और गोट्स की किसके साथ चले जाओगे आप? प्राइवेट स्पीच के साथ आप चले जाओगे। ठीक है, इसको एक बार दोबारा भी करेंगे लास्ट में। आगे आ जाओ। स्कूलों में जेंडर समावेशन, जेंडर इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बताओ भाई, कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हो सके या उनके साथ समान व्यवहार किया जा सके, लड़की को या फिर लड़के को एक दूसरे से कम ना समझा जा सके, आंका जा सके, तो अध्यापकों को, शिक्षकों को क्या करना चाहिए? केवल लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान लेने के लिए जो सब्जेक्ट है वो कहना चाहिए। जेंडर तटस्थ भाषा, जैसे कि आपका कैमरामैन जल्दी फोकस करो, उसकी बजाय कैमरा पर्सन कहना चाहिए। खेल के मैदान में लड़कों और लड़कियों को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। या फिर आपका ऑप्शन डी, आपका यह मानना कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में गणितीय क्षमता कम होती है। तो बताओ, तो जाहिर सी बात है आप इसको इस प्रकार से भी एलिमिनेट कर सकते हो कि 3 ऑप्शन एक तरफ जा रहे हैं, चौथा ऑप्शन एक तरफ। देखो, केवल वर्ड है, निकाल दो। आपकी तुलना कर रहे हैं, निकाल दो। आपका लड़के और लड़कियों को हमेशा अलग सेपरेशन की बात कर रहे हैं, निकाल दो। बच गया कौन सा? आपका ऑप्शन बी, कि भाई जब हम बोलते हैं कि कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, वो मैन आदमी ही क्यों है, कैमरा पर्सन क्यों नहीं बोल सकते उसको? इसी वजह से क्या बोला गया कि बैट्समैन होता था पहले, अब उसको भी चेंज कर देंगे कि अब बैट्समैन नहीं बोलोगे आप क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मैन मतलब कि आदमी। ठीक है, देखो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि भाई जो आपका जेंडर तटस्थ भाषा है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है, जैसे कि मतलब न्यूट्रल बराबर होनी चाहिए यार दोनों के लिए, कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। एक रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों की जो गलतियां हैं उसको किस रूप में देखेगी? देखो भाई, अब जो टीचर है वो खुद इतनी क्रिएटिव है, बच्चों की जो गलतियां हैं उसको किस रूप में देखेगी? बच्चों की बेवकूफ़ी और कम आईक्यू के संकेत यहाँ से देखेगी वो। बच्चों की सोच और सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखेगी। समस्या के रूप में देखेगी जिसे तुरंत डांट कर ठीक किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से विफल हो जाएगी, ऐसा सोच लेगी। आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ एक बार। देखो भाई, यहाँ पर डांटना एक नेगेटिव वर्ड है तो ये तो हमने उड़ा दिया। ठीक है, बेवकूफ़ भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी उड़ा दिया। शिक्षण प्रक्रिया फेल हो गई प्रॉपर तरीके से, ये भी उड़ा दिया। तो बच गया क्या कि भाई अगर बच्चों से गलतियां हो रही हैं तो वो इसका पार्ट मान रही है, भाग मान रही है, किसका? सीखने का भाग मान रही है, सीखने की प्रक्रिया का भाग मान रही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, ध्यान रखिए, वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे सही होगा? अधिगम अक्षमता, लर्निंग का क्या मतलब होता है? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना या सीखना। ठीक है, तो पढ़ नहीं पाता भाई बच्चा, तो इसमें वो आपका उसके साथ क्या होगा कि ये बच्चे आपका मतलब जो सीख नहीं पाते, जो पढ़ नहीं पाते वो बच्चे, या फिर कम पढ़ पाते हैं, ये बच्चे कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकते। ऑप्शन बी, इन्हें नियमित स्कूल से निकाल कर केवल विशेष स्कूलों में ही भेजा जाए। उपयुक्त जो रणनीति है उसमें स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्परेरी हेल्प करना और वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से इन्हें मुख्य धारा में सिखाया जा सकता है। इनकी क्षमता का कारण केवल उनकी आलसी प्रकृति है। तो बताओ भाई, 4 ऑप्शन में से आप किसके साथ चले जाओगे? देखो, जो आपका ऑप्शन डी है, आप पहले तो इसको काटो क्योंकि यहाँ पर केवल वर्ड आ गया, ये केवल। ठीक है, इसको निकालो एक। तो कुछ नया नहीं सीख सकते बच्चे, ये भी एक आपका एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि बच्चे तो पैदा ही इस वजह से हुए हैं कि वो कुछ नया सीख सके। स्कूलों से निकाल कर केवल आ गया, विशेष स्कूलों में भेजना चाहिए केवल, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बच गया कौन सा? कि बस स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है आपका टेम्परेरी हेल्प। मान के चलिए अब आपको सीडीपी नहीं आ रही तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अब जो मैंने आपकी हेल्प करी है इसको हम बोल देते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, बस ये बात थी और कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है अपना। आगे आ जाओ। देखो, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का इसने सिद्धांत दिया है, तो उसमें किस चरण में व्यक्ति सामाजिक अनुबंध जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको बनाए रखने के नियमों को बदलने की वकालत कर सकता है यदि वे लोगों के हित में न हो? तो बताओ। पहली बात है कि इसके जो लेवल है वो 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा, ABC, ये 3 रहे। अब देखो, जो आपके
सामाजिक अनुबंध है, बताओ वो आपका किस में आप चले जाओगे, बताओ भाई। वो आपका ऑप्शन सी के साथ आप चले जाओगे, पोस्ट कन्वेंशन लेवल, उत्तर पारंपरिक स्तर। क्यों चले जाओगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बताया है। किस लेवल में सामाजिक अनुबंध जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें व्यक्ति यह समझता है कि नियम समाज के कल्याण के लिए बने होते हैं। यदि कोई नियम किसी के अधिकारों का हनन करता है तो उसे आपसी सहमति से बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक रेड लाइट है, उस पर हम सभी खड़े होते हैं, ये समाज का नियम है। ठीक है, लेकिन अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उसको बदला जा सकता है, उसको वो रेड लाइट तोड़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके जो अधिकार हैं, जो, ठीक है, उसका हनन तो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक रेड लाइट है, उसको हम तोड़ तो रहे हैं, लेकिन किसी के लिए, ठीक है, तो आपसी सहमति से बदला जा सकता है। तो भाई किसी की अगर जान बच रही है तो इससे बेस्ट क्या है, तो इसके साथ आप चले जाओगे। आगे आ जाओ। गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का, बुद्धि 8 प्रकार की होती है, ऐसा गार्डनर ने बोला था। तो इसके अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं, प्रेरणाओं और भावनाओं को बहुत गहराई से समझता है और उनके साथ अच्छे संबंध बनाता है, तो इसमें कौन सी बुद्धि होगी। तो एक बार ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो आपकी भाषाई बुद्धि है, जो व्यक्ति स्पेशल 1 या 2 भाषाओं के ऊपर कमांड कर लेता है, जैसे किसी की हिंदी बिल्कुल प्योर है तो उसमें भाषाई बुद्धि है, तो ये तो कट गया। स्थानिक बुद्धि, ये भी भैया आपका स्पेटियल आपकी है, जो आपकी ड्राइंग वगैरह, इसमें आपका मूर्तिकार, आर्किटेक्ट, इसमें आ गया आपका, ये भी कट गया। तो 2 बच गए। तो आपका इंटरपर्सनल और दूसरा है साहब आपका इंट्रापर्सनल। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक है खुद से रिलेटेड, इंट्रापर्सनल, आई थिंक, हाँ, एक बार उत्तर भी देख के बता देता हूँ मैं आपको। इंटरपर्सनल, ठीक है, जो साहब आपका इंट्रा है, इंट्रा, ठीक है, INTERA, देखो यहाँ पर ए आ गया, इंट्रा, और यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर इंटर। ठीक है, तो इंट्रा है खुद से रिलेटेड। जब आप मेडिटेशन, आप इसको बोल सकते हो एक प्रकार से। अब इसमें क्या कर रहा है, दूसरों की गहराई को, बात को गहराई से समझ रहा है, इच्छाओं को समझ रहा है। मतलब इस जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी तो ऐसे ही करते हैं कि वो आपका दिमाग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो आएगा आपका इंटरपर्सनल में, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ठीक है, आ जाओ। इंटरपर्सनल बुद्धि दूसरों के व्यवहार को, मनोदशा को समझने से संबंधित है, जैसे कि नेता, परामर्शदाता, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट एक प्रकार से, या शिक्षक, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जबकि इंट्रापर्सनल खुद को समझने से रिलेटेड है, जैसे कि आप खुद के बारे में सोचते हो आई एम, मैं एक्चुअल में कौन हूँ, ये तमाम प्रकार की बातें। आगे आ जाओ। समग्र मूल्यांकन, होलिस्टिक असेसमेंट के अंतर्गत बच्चे के विकास के किन पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। भाई देखो, होलिस्टिक आ गया, समग्र आ गया, जाहिर सी बात है कि जो 360 डिग्री हैं वही होंगे और उसके अंदर सारी बातें होंगी। केवल संज्ञानात्मक, केवल शारीरिक, केवल आपका परीक्षा, या सारे के सारे। बताओ 4 में से किसके साथ चले जाओगे। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो भाई, ऑप्शन सी आपका ठीक है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, आपका साइको मोटर, आपका सारे के सारे आ गए इसके अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके अनुसार व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि आपकी सिलाई, कोडिंग, या फिर आपकी बड़ीगिरी, मतलब ये जो आपकी एक प्रकार से स्किल होती हैं, किस कक्षा से शुरू करी जानी चाहिए। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहली तो वैसे भी काट दो यार, केवल कॉलेज स्तर पर, ये भी गलत है क्योंकि 2020 आपके स्कूलों में भी तो लागू है। क्या कक्षा 6 से? नहीं, कक्षा 9 से। वैसे आप बताइएगा आपका क्या राइट आंसर है। कक्षा 9 से, सॉरी भाई, कक्षा 6 से, हाँ, कक्षा 6, क्योंकि इसमें उत्तर बड़ा भी आ गया था। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन 9 के साथ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या था वो 9, मुझे 10 ध्यान आ गया क्योंकि 10 में क्या था आपका कि 10 दिनों के लिए आपकी इंटर्नशिप लगाई जाती है और कक्षा 6 से है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से करते हैं एक बार क्वेश्चन को कि साहब जो आपका कक्षा 6 से आपका क्या शुरू हो जाती है, जैसे कि आपकी कोडिंग, आपकी सिलाई, ये किस में बोल दिया, आपका NEP में बोल दिया। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है 5 + 3 + 3 + 4, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो आपका 8 साल का बच्चा होगा यहाँ पर होगा भाई। ठीक है, 8 साल का बच्चा आपका यहाँ पर होगा। तो अब 8 साल से ऊपर के आपके जो बच्चे हैं उनको ये सिखाई जा सकती है। आपसे लेवल पूछ लेगा तो लेवल 2 में आपका जो 3 साल का होता है, 6ठी 7वीं 8वीं, इसमें आपकी सिखाई जा सकती है। तो आप 6 के साथ चले जाओगे, 9 के साथ आप नहीं जाओगे। ठीक है, हाँ, 10 दिनों के लिए आपका इंटर्नशिप होती है। आगे आ जाओ भाई, आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति
बच्चों में शिक्षात्मक या आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग को कम बढ़ावा देती है। मतलब कि अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो आप रटे रटाई क्वेश्चन पूछो, जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया या फिर किताबों से रट्टा मरवा दिया। दूसरी तरफ आपने ये पूछा कि बताओ पानी का लेवल क्यों गिरता जा रहा है। अब बच्चों को सोचना पड़ेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि जो ये सोच है इस प्रकार की बच्चा सोचे ही ना, तो वो कौन सी सबसे कम बढ़ावा देती है, ये बताओ। देखते हैं कि भाई किसी घटना के जो विभिन्न पहलुओं हैं उनका विश्लेषण करना, दी गई जानकारी को बिना किसी प्रश्न या तर्क के सीधे रट लेना। तो रटना तो एक नेगेटिव वर्ड है, ये तो नहीं आएगा। अच्छा, कम, सबसे कम बढ़ावा देना हो सकता है भाई। किसी समस्या के समाधान के लिए नए, देखो जो नए रास्ते हैं यदि वो खोजेगा तो इसमें तो बच्चा सोच रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। मतलब इसने क्या बोल रहा है, सबसे कम बढ़ावा देना। तथ्यों और सबूतों की सत्यता की जांच करना, अब फैक्ट के ऊपर वो जांच कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा वो, यहाँ ये भी नहीं हो सकता। और कोई घटना है उसके विभिन्न पहलू है उसका विश्लेषण कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें सबसे कम में क्या दे दिया, कोई जानकारी है उसका किसी भी प्रश्न का तर्क उसने वैसे ही रट लिया। तो यदि वो रट्टा मार रहा है तो वो सबसे कम जो क्रिटिकल थिंकिंग है सबसे कम बढ़ावा दे रहा है। और इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कि आपको थोड़े से बोरिंग लगे या फिर लगे कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा। तो 3 उत्तर एक जैसे मिलेंगे, एक उत्तर आपको एक जैसा मिलेगा, ठीक है। और वैसे भी रटना एक नेगेटिव वर्ड है, उसमें नेगेटिव ही पूछा था, सबसे कम मतलब कि नेगेटिव, तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। समाजीकरण मतलब बच्चा जब सोशल होता है, ठीक है, तो समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी बताओ भाई। तो देखो जो आपका बच्चा सामाजिक होना शुरू होगा वो आपके परिवार से होगा, मम्मी पापा दादा दादी मतलब परिवार से होगा। तो इस वजह से परिवार अपने प्राथमिक एजेंसी हो जाते हैं। द्वितीय कौन सी हो गया, परिवार। देखो परिवार आ गया तो परिवार तो वैसे ही कट गया। आपके ख्याल से क्या हो सकता है बताओ एक बार। तो परिवार तो पहले ही है भाई, तो ये तो कट गया। परिवार इसमें आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। माता पिता इसमें आ गया, ये भी नहीं हो सकते। तो विद्यालय और आपका मीडिया बच गया, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे कि आपका इसमें क्या क्या आ गया, आपका स्कूल, मीडिया, लाइब्रेरी, पीयर ग्रुप मतलब कि उसके दोस्त, ये सारे के सारे आपके द्वितीय में आ गए। आगे आ जाओ कि प्याजे, जीन प्याजे के अनुसार जब बच्चा यह सोचने में असमर्थ होता है कि किसी प्रक्रिया को उल्टा भी जा सकता है, जैसे बर्फ़ से पानी बन सकता है तो पानी से बर्फ़ भी जम सकती है, तो भी बच्चा इसमें सक्षम नहीं है। तो ये आपका किस प्रकार का गुण है बताओ भाई। देखो 4 हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपका, ठीक है। इसमें क्या है कि उल्टा वर्ड पकड़ लिया आपने, बस उल्टा ही आपको आंसर में देखना है। आप बताओ, आप लगाओ, क्या लगाओगे। देखो वस्तु स्थायित्व में क्या होता है कि यदि आपने स्टार्टिंग में एक बच्चे को आप खिला रहे हैं या फिर डरा रहे हैं, आपने बोल दिया कि जो टीवी का रिमोट है आपने पीछे छिपा लिया और बोल दिया कोको लेगी, कुछ टाइम तक बच्चा देखेगा, लेकिन 18 महीने का होते होते बच्चा यह समझ जाएगा कि भाई कोको वोको कुछ नहीं लेगी, पापा बेवकूफ़ बना रहे हैं, पापा पीछे छिपा रहे हैं रिमोट को। तो बच्चे में स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का जब गुण आए तो आप इसके साथ चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि वस्तुओं को उल्टा कर रहा है, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, तो इरिवर्सिबल। अभी उसको यह सोच समझ डेवलप नहीं हुआ है उस लेवल का कि भाई ये दोनों एक ही चीज़ है। जीववाद, देखो एनिमिज्म, एनिमिज्म से बना दिया एनिमल। एनिमल में क्या होता है, सांसें होते हैं। तो मतलब कि अगर आप जब छोटा बच्चा है अगर आप बेड को पीटने लगेंगे तो वो रोने लगेगा, उसको ऐसा लग रहा है कि इसको चोट लग रही है, मतलब जीववाद का भी उसके अंदर गुण नहीं आया। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। और ऐसा 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं उसमें होता है ये, उसके बाद तो 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो तो सीख जाते हैं फिर आगे। थोरनडाइक के सीखने के नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि यदि छात्र सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं तो वह जल्दी सीखेगा, बताओ भाई। तो जाहिर सी बात है, देखो थोरनडाइक ने क्या बताया था, कल भी मैंने करवाया था। थोरनडाइक इसमें क्या, थोरनडाइक मतलब कि थ्रो किस में मारते हैं, क्रिकेट में। और डाइक भी किस में लगाते हैं भाई, क्रिकेट में। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज आपका ऑप्शन बी में है, अभ्यास का नियम। सॉरी भाई, आपका ऑप्शन सी आएगा ये, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं कि थोरनडाइक के सीखने के नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि यदि छात्र सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो वह जल्दी सीखेगा। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ लिया, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें। इसमें क्या पूछ लिया कि यदि एक छात्र रेडी है तो रेडी है, ये मैंने पहले भी करवाया था, ट्रिक बनाई थी। देखो तैयार है तो रेडी यहाँ पर आ गया, देखो रेडीनेस, यही ट्रिक बनवाई थी, ठीक है। तो रेडीनेस है, बच्चा अब रेडी है सीखने के लिए, तो मतलब कि तत्पर है बच्चा। बस आपको इंग्लिश में ध्यान रख लेना है कि रेडीनेस, बच्चा रेडी है भाई, ठीक है। क्योंकि बच्चा तैयार है तो यहाँ पर बच्चा रेडी है। तो ये आपके कई प्रकार के जो आपके लो हैं,
प्रभाव का नियम भी आता है, अभ्यास का नियम भी आता है और आपका तत्परता का नियम भी आता है। तो तीन के तीन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमने तीनों की ट्रिक बना रखी है। जब बच्चा रेडी होता है, ठीक है, तो आपको रेडी शब्द देखना है, बस ये करवाई थी कल, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें क्या है कि आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है। मतलब कि आपका कंटिन्यूसली लगातार क्लास के अंदर मूल्यांकन हो रहा है कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, और ये प्रक्रिया आपकी लगातार चल रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों के मन में परीक्षा का डर पैदा करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के सीखने में जो गैप हो जाता है उसको पहचानना और उसका उपचार करना, जो मेधावी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए अलग करना, शिक्षकों पर प्रशासनिक काम का बोझ बढ़ा देना। बताओ, सबसे पहले तो यदि केवल कहीं पर है तो उसको निकालो बाहर, केवल नहीं है, इसमें नहीं है। तो बच्चों के मन में परीक्षा का डर, डर एक नेगेटिव वर्ड है भाई, परीक्षा का डर पैदा हो, इस वजह से थोड़ी हम बच्चों का आंकलन करते हैं। मेधावी जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए अलग करना, अलग एक नेगेटिव वर्ड है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। शिक्षकों पर प्रशासनिक काम, भाई यदि शिक्षकों पर प्रशासनिक काम यदि बढ़ गया तो फिर वो पढ़ाएंगे कब, तो नेगेटिव वर्ड है। इसका क्या मतलब है, यदि बच्चे का गैप हो गया किसी भी वजह से, तो वो जो गैप है उसको कम किया जा सके, तोड़ा जा सके। फाइनली आज का लास्ट पर्सन आपका ये रहा भाई, प्रगतिशील शिक्षा, इंक्लूसिव जो आपकी एजुकेशन है उसके संदर्भ में लोकतांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट का कक्षा में क्या अर्थ है, बताओ एक बार। शिक्षक को पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना चाहिए, छात्रों को बिना किसी नियम के कुछ भी करने की आज़ादी दे देना चाहिए, कक्षा में केवल चुनाव आयोजित करवाना चाहिए, छात्रों को अपनी बात रखने, प्रश्न पूछने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समान भागीदारी देनी चाहिए। बताओ आप किसके साथ चले जाओगे। तो देखो भाई, मैं तो ऑप्शन सी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ऑप्शन सी आपका सही भी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है साहब आपका कि जॉन डेवी ने इस कंसेप्ट को दिया था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेस कौन कर रहा है, जिसके अंदर जान है, तो जॉन डेवी, ठीक है। ये क्या आ गया भाई दोबारा से, अच्छा दोबारा लग गया ये स्क्रीन, छात्रों को अपनी बात रखने का, छात्रों को अपनी बात रखने का, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बस यही था आपका कि भाई आपका अगर आपको नहीं भी पता कि भाई इसके अंदर क्या आएगा, तो तीन ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे, चौथा ऑप्शन आपको अलग से मिलेगा। जो अलग से मिलेगा, अगर आपको तुक्का भी कभी मारना पड़े, जो सबसे लंबा होगा तो उसके ऊपर आपने तुक्का लगाना है भाई, ठीक है। फाइनली आज की अपनी क्लास हो जाते हैं भाई ओवर। और जिस भी दोस्त ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो वो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आज का जो एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर हम स्टार्टिंग में 1-2 मिनट लग गया था, वो देखेंगे। तो लाइक ज़रूर कर दो भाई, सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ऑल पे प्रेस कर देना, अदरवाइज फिर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और रेमी ढूल एजुकेशन ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर सर्च करना रेमी ढूल एजुकेशन, ना मिले तो वीडियो पर आना, लिंक में जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है, रेमी ढूल ये मेरा नाम है, ठीक है। अब आ जाओ एक बार उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी भाई। क्वेश्चन पर कौन सा था अपना, क्वेश्चन को देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत यही था क्या, नहीं ये तो हमने देख लिया था, ये था, ये था क्या, क्या यही था, नहीं ये भी नहीं था, वो था अपना जीन प्याजे वाला, हमारा जीन प्याजे वाला एक क्वेश्चन था, उसको देखते हैं। ये आ गया, देखो इसमें क्या था, मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर ये जो नीचे वाली लाइन है इस पर हमने ध्यान नहीं दिया था कि लेव वाइगोत्स्की और जीन प्याजे दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जो बच्चा अपने अंदर खुद से बात करता है उसको अलग अलग नाम दिए हैं। वाइगोत्स्की जब भी नाम आए तो आप जाओगे प्राइवेट स्पीच के साथ, छोटा नाम। जब छोटा नाम आए जीन प्याजे तो आप जाओगे बड़े के साथ, आत्म केंद्रिक, ईगोसेंट्रिक, बस ये फ़र्क है। याद कैसे करवाया था मैंने, प्याजे, प्याज में एक वर्ड आ गया प्याज, और भाई प्याज के जब रेट इतने बड़े, प्याज की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम थी, तो आपका क्या बोल दिया कि भाई ईगो हो गई थी इनके अंदर, तो ठीक है ईगो हो गई थी। ये रियलिटी भी है, जो प्याज जिसके पास था ईगो हो गई थी भाई, ठीक है, क्योंकि प्याज मिल ही नहीं रहा था, ये भी हकीकत है। वाइगोत्स्की ये आपका निजी भाषण। अब देखो वाइगोत्स्की, गोत्स्की, गोत मतलब कि गोत्र, और गोत्र कहाँ होते हैं, समाज के अंदर होते हैं भाई, ठीक है। तो सामाजिक और कल्चर भी आपका समाज में होगा, तो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी इसने दी है। नंबर एक बात, समाज में ही कोई ना कोई भाषण समाज में तो दोगे। समाज का क्या मतलब, जहाँ पर व्यक्ति हों तो वहीं पर, तो अगर आप अकेले ही खड़े भाषण दे रहे हो तो वो तो आपकी प्राइवेट स्पीच होगी एक प्रकार से, या फिर आप खुद से ही बात कर रहे हो। लेकिन आपको बस यही बात ध्यान रखना है कि जब समाज का नाम आए तो वहाँ पर भाषण आएगा, और जो बड़ा व्यक्ति है आपका वाइगोत्स्की, ठीक है, गोत्स्की, गोत्र का समाज में भाषण दिया जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बात ध्यान रख लेना। और मैं माफ़ी चाहूँगा आपका, थोड़ा सा टाइम मैंने आज 1-2 मिनट वैसे तो कम ही लिए,
ठीक है। तो चलिए साहब, और भाई आपने क्या टारगेट कर रखे है भाई, आपका जो सीडीपी है मेरे प्यारे दोस्तों, आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, 27 के लिए, 28 के लिए, 30 के लिए, 32 के लिए, या स्टेट के लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आपका सीडीपी में भाई 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे, 101% लेकर आएंगे, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल फ्री में लेके आएंगे भाई। सी टेट आपका अच्छे तरीके से पास होगा, 3 क्लास पहले आ चुके हैं, ये चौथी क्लास है, 30 में से 30 लेके आएंगे भाई, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है भाई।